नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज यूपीटेट पर्यावरण की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जैव विविधता से रिलेटेड जो प्रश्न आपके बनते हैं उन सभी प्रश्नों को करवाया जा रहा है और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बायोस्फीयर कवर कराते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व हमारे भारत में कितने हैं। तो यहाँ पर इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या जो बात करते हैं वो कुल कितनी है, 18 है। कितनी है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व कुल टोटल है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो एरिया किस तरह से डिवाइड होता है और क्या क्या इसमें एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो आइए देख लेते हैं क्या है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व 3 जोन में बटा हुआ क्षेत्र होता है। सबसे बाहरी क्षेत्र को बोलते हैं ट्रांसिजन जोन। क्या बोलते हैं? ट्रांसिजन जोन। दोस्तों याद रखिए, सबसे बाहरी जो एरिया होता है उसे कहा जाता है ट्रांसिजन जोन। अब सेकेंड इसमें जोन होता है उसे कहा जाता है बफर जोन। क्या कहा जाता है? बफर जोन। याद रखना है, फर्स्ट आपका जोन क्या है? ट्रांसिजन जोन। और सेकेंड आपका क्या है? बफर जोन। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट लेयर जो है इसमें, इसको बोलते हैं कोर जोन। क्या बोलते हैं? कोर जोन। ये मतलब सेंट्रल जोन भी कह सकते हैं इसको, या केंद्रीय भाग होता है। अब देखिए, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब उनकी संरचना की अगर बात करते हैं तो सबसे बाहरी तरफ क्या है, तो आपको याद रखना है सबसे बाहर की ओर क्या है। यहाँ पर पब्लिक एक्टिविटीज देखी जाती है। जो भी मतलब जनता है, लोग बाहर रहने वाले आसपास के जंगल इलाकों में बाहर की ओर रहने वाली पब्लिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस एरिया में लोग क्या बना सकते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पे हट्स मीन्स होता है झोपड़ियाँ। मतलब क्या बनाई जा सकती हैं? हट्स मीन्स होता है झोपड़ियाँ। तो यहाँ पर हट्स मतलब झोपड़ियाँ लोग बनाते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बोर्डिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोर्डिंग मतलब लकड़ी काट सकते हैं। ग्रेजिंग मीन्स होता है जानवरों को चराना, यानी पशु जो हैं वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ग्रेजिंग करा सकते हैं। वुडिंग और ग्रेजिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है और यहाँ के एरिया में हर्ड्स या ब्लेज, मतलब ब्लेज छोटे मोटे जो जातियाँ होती हैं वो यहाँ पर रह सकती हैं। किस एरिया में? तो किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के सबसे जो बाहरी परत होती है उस वाले बाहरी एरिया में कौन रह सकता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलती है, पब्लिक एक्टिविटी। अब देखिए, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है आपकी, आपको याद रखना है बफर जोन। कौन सा जोन? बफर जोन। ये तो ट्रांसिजन जोन की बात हुई थी। बफर जोन की अगर बात करें तो ये सेकेंड वाला पार्ट है, ये वाला, ये अंदर जो जोन है ये हमारा कैसा है? बफर जोन है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा किस जोन में कुछ खास लोगों को जाने की परमिशन होती है, तो वो आपका बफर जोन है जहाँ पर कुछ खास लोगों को जाने की परमिशन होती है। तो इसमें आपके साइंटिस्ट आ जाते हैं। इस वाले एरिया में कौन जा सकता है? साइंटिस्ट जा सकते हैं। इसके अलावा रिसर्चर जा सकते हैं, रिसर्च करने वाले रिसर्चर जा सकते हैं। और साइंटिस्ट के अलावा रिसर्चर हो गए। डॉक्टर यहाँ टीम जा सकती है, क्योंकि जानवरों के इलाज के लिए डॉक्टर टीम जा सकती है। साथ ही वन अधिकारी, जो मतलब अधिकारी लोग हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन ऑफिसर्स को यहाँ जाने की परमिशन होती है। तो कुछ खास लोग इस एरिया में, बफर जोन एरिया में कुछ खास लोगों की जाने की क्या होती है? परमिशन होती है। तो यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी देखी जाती है। किस वाले कोर में देखी जाती है? तो आपको याद रखना है बफर जोन, जो कि किसी भी बायोस्फीयर का ये सेकेंड जोन है। और फर्स्ट जोन क्या था? ट्रांसिजन जोन, जिसमें आप बूडिंग कर सकते थे और साथ ही ग्रेजिंग करा सकते थे जानवरों से, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता था। और यहाँ कुल मिलाकर झोपड़ियाँ वगैरह हम लोग बनाकर रह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोस्टली कौन से लोग रहते हैं, तो ज़्यादातर यहाँ लोग जो जनजातियाँ होती हैं, जनजातियाँ ज़्यादातर रहती हैं। जंगल बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास क्या रहती हैं? जनजातियाँ निवास करती हैं, और वो यहाँ हट्स या झोपड़ी या घर मकान बनाकर या गांव बसाकर रखते हैं। देखिए, सबसे बीच वाला जो छोर आप देख रहे हो, बीच वाला एरिया बायोस्फीयर रिजर्व का, इसमें नो ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसी को हम कोर जोन बोलते हैं, नो ह्यूमन एक्टिविटी।
किसी को यहाँ पर जाने की कोई परमिशन नहीं होती है, ये एरिया डेंजरसफुल होता है। नो ह्यूमन एक्टिविटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर समझें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपका कोर जोन है इसमें किसी को परमिशन नहीं है, नो परमिशन, अलाउ नहीं होता है कोई व्यक्ति यहाँ जाकर घूम फिर सके। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक स्पेशल एरिया होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये जंगली, चूंकि जंगल में कई बायोस्फीयर आपको देखने को मिलता है जंगल के बीच, और कोर एरिया में कोई भी व्यक्ति जाने की परमिशन नहीं होती है। तो यहाँ पर नो ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलती है, ये बात याद रखना। तो बायोस्फीयर का वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ किसी भी पब्लिक कह सकते हैं किसी भी प्रकार के व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं होती है, वो हमारा होता है कोर जोन। और ट्रांसिशन जोन में बूडिंग करा सकते हैं, ग्रेजिंग करा सकते हैं, ब्लेज बना सकते हैं, हट्स बना सकते हैं। तो इस तरह की परमिशन आपके जो फर्स्ट था ट्रांसिशन जोन उसमें देखने को मिलता है। और सेकेंड हमारा इम्पोर्टेंट है बफर जोन, और जिस बायोस्फीयर रिजर्व में बफर जोन के अंतर्गत मतलब कुछ खास लोगों को। तो एक्टिविटी किस तरह की, तो यहाँ पर जो एक्टिविटी देखा जाता है लिमिटेड लोगों की एक्टिविटी देखी जाती है, जिसमें साइंटिस्ट और रिसर्चर, डॉक्टर और ऑफिसर यहाँ पर घूम फिर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व, आपने सुना होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये भारत का क्या है, नीलगिरी क्षेत्र कैसा है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ये क्षेत्र घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। तो ये आपका क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। शायद भारत का ये प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे 1986 में मान्यता मिली थी। ठीक, तो बायोस्फीयर रिजर्व आप जानते हो है कहाँ पर, ये नीलगिरी वाला क्षेत्र। तो जो आपका कहने का मीन्स अंडमान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर एक गांठ का, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, तो एक गांठ का निर्माण होता है जो एरिया नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। तो आप ये समझ गए कि बायोस्फीयर रिजर्व कुल कितने हैं, 18 हैं। और यहाँ से कई तरह के प्रश्न एग्जाम आपकी खासकर यूपीटेट एग्जाम में प्रश्न बनता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों साथियों आप याद रखिए कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम नया शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बोलते हैं हॉट स्पॉट। देखो आप समझिए हॉट स्पॉट क्या होता है। हॉट स्पॉट को बोलते हैं तप्त स्थल, याद रखना इसकी हिंदी क्या होती है, तप्त स्थल। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है तप्त स्थल शब्द को सर्वप्रथम दिया किसने था। तो याद रखिए 1988 में ये जो टर्म था हॉट स्पॉट, ये दिया था नॉर्मन मायर ने। किसने दिया था, नॉर्मन मायर ने, याद रखना, नॉर्मन मायर। नॉर्मन मायर ने कौन सा शब्द दिया था, तो आपको याद रखना है ये शब्द दिया था किसने, तो ये दिया था हॉट स्पॉट शब्द को नॉर्मन मायर ने सर्वप्रथम 1988 में दिया था। तप्त स्थल क्या होता है, अगर हम बात करें हॉट स्पॉट होता क्या, तो यहाँ पर रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। याद रखना ये वो क्षेत्र होते हैं जहां पर रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर जैव समृद्धता से मतलब कह सकते हैं ये युक्त क्षेत्र होता है, जैव विविधता से समृद्ध होती है। ये क्षेत्र कैसा है, जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र जैव विविधता से कैसा होता है, समृद्ध क्षेत्र होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं समृद्ध बायोडाइवर्सिटी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो किसी भी हॉट स्पॉट में। अब सबसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि आपके कह सकते हैं पूरे विश्व में कुल टोटल कितने जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। तो विश्व में टोटल जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है, टोटल हॉट स्पॉट इन वर्ल्ड, अगर विश्व में बात करें कितने हॉट स्पॉट स्थल है, तो ये बात आपको याद रखनी है। टोटल कितने हैं, तो आपको याद रखना है 36। कितने हैं, 36 हॉट स्पॉट।
पूरे विश्व में हॉट स्पॉट कुल कितने घोषित किए गए? तो कुल 36 हॉट स्पॉट हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कम से कम इस क्षेत्र, जब कोई जगह हॉट स्पॉट घोषित की जाती है तो यहाँ पर लगभग 1500 स्पीसीज, लोकल स्पीसीज होनी चाहिए। 1500 लोकल स्पीसीज होनी चाहिए। जिस हॉटस्पॉट में कम से कम वहाँ की कितनी 1500 स्पीसीज कहती होनी चाहिए लोकल, तब उसे क्या घोषित किया जाता है? हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है, विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? तो 36 हॉटस्पॉट है। लेकिन अगर भारत में बात करें कुल हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल हॉटस्पॉट दुनिया में, या सॉरी, भारत में कुल कितने तप्त स्थल हैं? तो आपको याद रखना है 4 तप्त स्थल हैं। कितने? 4 तप्त स्थल हैं, याद रखना है। और ये कैसे हैं? तो जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है भारत में। कितने? तो आपको हमने बताया कितने? 4। तो भारत में 4 जैव विविधता से संपन्न, या कह सकते हैं हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, जिसमें आपका आता है पूर्वी हिमालय। आपको याद रखना है पूर्वी हिमालय क्या है हमारा? तो पूर्वी हिमालय जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। पूर्वी हिमालय नाम बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ईस्टर्न हिमालय हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय, याद रखना। इसे कहा जाता है ईस्टर्न हिमालय। ये जो क्षेत्र है वो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, और ये क्या जाना जाता है? एक हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसके अलावा दूसरा हॉट स्पॉट भारत में कौन सा है? ये तो हमारा पहला हो गया। अब सेकेंड हमारा कौन सा है? तो याद रखिए पश्चिमी घाट। आपने पढ़ा होगा पश्चिमी घाट, इसी को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। और तीसरा महत्वपूर्ण स्थल हमारा तप्त स्थल कौन सा हॉट स्पॉट आपको याद रखना है? ये हमारा इंडो बर्मा क्षेत्र। कौन सा? इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र। इसके अलावा आपका एक और इम्पोर्टेंट क्षेत्र बचता है जिसको बोलते हैं हम लोग सुंडालैंड। क्या बोलते हैं? सुंडालैंड। अब इंडो बर्मा क्षेत्र में क्या क्या आता है आपको याद रखना है। इस क्षेत्र में बांग्लादेश आता है। जो क्षेत्र तप्त स्थल घोषित किया है इसमें बांग्लादेश लगता है। इसके अलावा म्यांमार लगता है यहाँ पे, और म्यांमार के अलावा आपका मलेशिया। ये किस में आते हैं? ये आपके इंडो बर्मा क्षेत्र में आते हैं। मलेशिया, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर हम बात करें सुंडालैंड की, तो सुंडालैंड के क्षेत्र में आपका क्या आ जाता है? श्रीलंका का क्षेत्र आ जाता है। यहीं पे आपका इंडोनेशिया का क्षेत्र आ जाता है, इंडोनेशिया। और इसी में आपका आ जाता है सिंगापुर। याद रखना सिंगापुर सुंडालैंड के क्षेत्र में आता है, सिंगापुर। इसके अलावा एक और याद रखिए, मलेशिया। तो कुल मिलाकर हमारे कौन से देश, तो 2 हॉट स्पॉट आपके पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये तो पूर्णतः भारत में है। लेकिन 2 हॉट स्पॉट भारत के कुछ देशों से मिलकर बने हैं, जिसमें इंडो बर्मा क्षेत्र जो आपका है वो बांग्लादेश और म्यांमार, मलेशिया के साथ मिलकर बना हुआ है इंडो बर्मा क्षेत्र, जो यहाँ पर जैव संपदा मतलब मौजूद है। यहाँ पर जैव संपदा से समृद्ध क्षेत्र है। जैव संपदा से संपन्न क्षेत्रों को हम क्या बोल सकते हैं? हॉट स्पॉट कह सकते हैं। अब देखिए मलेशिया और श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये क्या है? तो ये सुंडालैंड क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये चौथा हमारा क्या है? ये चौथा हमारा हॉट स्पॉट है, याद रखना है चौथा हमारा हॉट स्पॉट। तो हमने 4 हॉट स्पॉट बताया जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ये क्या है हमारे? तो ये हमारे हॉट स्पॉट केंद्र हैं। ये क्या है? हॉट स्पॉट केंद्र है। हमने बात की कि हमारे मतलब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कुल हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 36। लेकिन भारत में कुल 4 स्पॉट अकेले पाए जाते हैं, जिसमें पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी घाट का क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड का क्षेत्र। तो कुल मिलाकर ये 4 हॉट स्पॉट महत्वपूर्ण है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भारत में जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र
कौन से हैं आपको ये जानना है। अब देखो, आपने पढ़ा होगा पश्चिमी घाट, क्या पढ़ा है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। अब ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर एक क्षेत्र है केरल की शांत घाटी, केरल की शांत घाटी, शांत घाटी। अब साइलेंट वैली से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली। क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली। अगर आपसे पूछा जाए साइलेंट वैली भारत में कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिए केरल में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, याद रखिए भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रदेश में पाई जाती है, ये भी बोल सकता है क्वेश्चन आपसे। तो याद रखिए केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता भारत की मौजूद है। यहाँ पर लगभग कितनी 4500 स्पीसीज पाई जाती हैं, 4500 स्पीसीज। इसीलिए इसको क्या घोषित किया गया? हॉट स्पॉट। क्या घोषित किया गया है? इसीलिए इसको हॉट स्पॉट कहा गया। क्या कहा गया? हॉट स्पॉट। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता आपके किस क्षेत्र में मिलेगी? तो ब्राजील देश में। कहां पर? ब्राजील में। भाई ब्राजील एक ऐसा देश है दुनिया का जहां विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश, जैव विविधता वाला देश। तो याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है ब्राजील में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता की अगर बात की जाए तो कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता है? तो ये भी हमें याद रखना है। सर्वाधिक जैव विविधता भारत में केरल की शांत घाटी में। कहाँ पर है? साइलेंट वैली ऑफ केरला। वैसे तो तुमने एक और प्रश्न पढ़ा होगा, फ्लावर ऑफ वैली, ये भी याद रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही आता है। फ्लावर ऑफ वैली, याद रखना है ये। तो फ्लावर ऑफ वैली जो हमारा है ये किस राज्य में है? तो याद रखिए उत्तराखंड राज्य में। फूलों की घाटी, उत्तराखंड कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य में कौन सी घाटी है? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किस राज्य में? तो याद रखना उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में। और शांत घाटी हमारी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना ये केरल राज्य में। विश्व में जितनी भी जैव विविधता है उसका 8% जैव विविधता भारत में, 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। 8% जैव विविधता भारत में, भारत की मतलब पूरी दुनिया की जैव विविधता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत में अकेले 8% जैव विविधता पाई जाती है। जो विश्व का कितना है? 8%। कितनी है? 8%। तो भारत में विश्व का 8% जैव विविधता अकेले पाया जाता है, इसीलिए भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा जैव विविधता वाला देश है। विश्व में 10वां विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला देश है। अगर तो भारत की अगर बात करें तो आप किसी मायने में भारत को आप कम नहीं आंक सकते हैं। भारत में लगभग 92,823 क्या है? एनिमल है। क्या है? एनिमल स्पीसीज हैं। एनिमल स्पीसीज कितनी पाई जाती है भारत में अकेले दुनिया का? तो 92,823। अगर बात पौधों की करें तो 4800 स्पीसीज पौधों की है। विश्व की तुलना में भारत में कितनी स्पीसीज पौधों की पाई जाती हैं? तो 4800 स्पीसीज। और ये टोटल कुल मिलाकर दुनिया की 8% जैव विविधता। लगभग दुनिया का 7.5% क्या है? जंतु पाए जाते हैं भारत में। 7.5, दुनिया का 7.5% जंतु अकेले भारत में पाए जाते हैं।
ठीक, तो ये बात याद रखनी है। और टोटल अगर बात करें तो टोटल भारत की जैव विविधता विश्व के अकॉर्डिंग कितनी है, तो ये लगभग आपकी 8%। सर्वाधिक वन किसके पास है, तो हमने तुम्हें बताया था रूस दुनिया का पहला देश है सर्वाधिक वनों वाला देश। रूस के बाद दूसरा नंबर किसका है, ब्राजील का। किसका है, ब्राजील का। और विश्व में सर्वाधिक वन तीसरे नंबर पर किसके पास है, तो यूएसए के पास। किसके पास, यूएसए। ठीक, ब्राजील। और ब्राजील के बाद शायद तीसरा नंबर कनाडा का है, कनाडा हो गया। और चौथा नंबर हमारा आ जाता है यूएसए का, पांचवा नंबर है चाइना का। अब भारत इसमें कौन से स्थान पर है, तो 10वें पायदान पर है। 10वें स्थान पर क्या है भारत, किसमें, वनों में। किसमें, वनों में। भारत को कितने प्रतिशत वन होने चाहिए भारत में, तो ये भी आंकड़ा याद रखना, 33% वन होने चाहिए। कितने, 33% वन भारत में होने चाहिए, ये बात याद रखनी है। तो आइए अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। तो हमने क्या बात की, हॉट स्पॉट की बात की। और हॉट स्पॉट को समझे, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी जहाँ पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। हमने बताया 1500 स्पीसीज कम से कम उस क्षेत्र में होनी चाहिए, ये बात आपने समझी होगी। और साथ ही ये बात जानी होगी कि केरल में लगभग 4500 स्पीसीज हैं। अब देखिए, एक परियोजना है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है टाइगर प्रोजेक्ट। आपसे पूछा जाता है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई ये हुई थी 1973 में, याद रखना। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, तो 1973 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से जो एग्जाम के लिए बनता है, सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई, तो आप याद रखना, कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क से सर्वप्रथम टाइगर परियोजना को शुरू किया गया था। ये पार्क हमारा कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये असम राज्य में। कहाँ पर है, सॉरी उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में, याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से हुई, तो आपको याद रखना है ये हुई थी कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसी का अब नाम बदल गया है, तो इसका नाम हो गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। इसके लिए एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है एग्जाम के लिए, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हमारा किसे कहा जाता है, तो याद रखना किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारे कार्बेट नेशनल पार्क को। तो ये भी यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता है, आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो प्रश्न ज्यादा बनते हैं, देखिए टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, आपको याद रखना है टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। तो ये जो टाइगर स्टेट है ये मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश राज्य को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट। आइए, टाइगर मैन किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया, टाइगर मैन किसे कहा जाता है, तो याद रखना कैलाश सांखला। ये जो व्यक्ति है भारत का, इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, टाइगर मैन। तो कैलाश सांखला नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है कैलाश सांखला। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर जो एग्जाम के लिए बनता है, टाइगर स्टेट कौन सा है हमारा। टाइगर स्टेट के नाम से हमारा जाना जाता है, कौन जाना जाता है, तो याद रखिए, सॉरी टाइगर स्टेट तो अभी पढ़ा ही था हम लोगों ने। और यहाँ पे टाइगर टास्क फोर्स, मतलब किस राज्य ने सबसे पहले टाइगर टास्क फोर्स का निर्माण किया, तो ये बात याद रखना। टाइगर फोर्स किसने बनाई, टाइगर फोर्स की अगर बात करें, टास्क फोर्स किसने बनाई, तो ये हमारी बनाई किसने, ये बनाई कर्नाटक राज्य ने। किसने बनाई, कर्नाटक राज्य ने, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कौन सा दिवस मनाया जाता है तो याद रखिए, तो यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है तो टाइगर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? टाइगर डे, या बाघ दिवस बोल सकते हैं। टाइगर डे को हम क्या कह सकते हैं? बाघ दिवस। क्या बोल सकते हैं? बाघ दिवस। अब यहाँ पर याद रखने वाला, दुनिया का 70% बाघ भारत में है। विश्व का 70%, विश्व का 70% बाघ भारत में है, या टाइगर भारत में है। टाइगर भारत में है, भारत में है। दुनिया का 70% बाघ कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, विश्व का 70% बाघ भारत में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या जानी, सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है एमपी में, इसीलिए इसको कहा जाता है टाइगर स्टेट। टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो ये नाम याद रखना, कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है क्या? तो याद रखना है टाइगर मैन क्या कहा जाता है। और सबसे पहले टाइगर के लिए क्या घोषित किया गया? टास्क फोर्स किसने बनाई? तो कर्नाटक राज्य ने। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है विश्व का 70% भाग कहाँ है? तो याद रखना है भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? भारत में कुल टाइगर रिजर्व, कुल टाइगर रिजर्व, तो कुल टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं वो याद रखना प्रश्न। तो यहाँ पर कितने हैं? 58। कितने हैं? 58 टाइगर रिजर्व है, आपको याद रखना है। कितने हैं? 58 टाइगर रिजर्व। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। और कहाँ से हुई थी? तो कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। इसे पूर्व में क्या बोलते थे? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान बोलते, मतलब आज के टाइम वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसका इससे पहले क्या नाम था कार्बेट नेशनल पार्क का? इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। ये भी नाम याद रखना है, ये किसका था? तो एक कार्बेट नेशनल पार्क का नाम था हैली नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात आपने जान ली। अब हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें। हमारा जो मतलब जो कुल टोटल कितने 58 टाइगर रिजर्व हैं। आपसे पूछा जाए 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना धूलपुर चंदौली। धूलपुर चंदौली, इसे याद रखना। ये हमारा धूलपुर चंदौली क्या है? ये 55वां टाइगर रिजर्व है। और ये है कहाँ? तो ये थोड़ा याद रखना, धूलपुर चंदौली टाइगर रिजर्व ये हमारा राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान। इसके बाद एक और 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, आपको याद रखना है। 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये याद रखना थोड़ा, टाइगर रिजर्व 57वां टाइगर रिजर्व जो बना है 56वां, ये आपका गुरु घासीदास। क्या है? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, इसे क्या बोलते हैं? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व 57वां की बात करें, 57वां जो आपका है राता पानी, राता पानी टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, राता पानी टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में। और अंतिम हमारा जो 58वां अगर बात करें, 58वां टाइगर रिजर्व जो बना है हाल ही में, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व। ये 58वां जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया अभी फिलहाल में, ये हमारा 58वां टाइगर रिजर्व है। ये हमारा कहाँ पर है? तो ये भी आपका एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी चल रही है यूपी टेट पर्यावरण ईवीएस के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं हाथी परियोजना। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो ये जो शुरुआत हुई थी 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। देखिए, आपको याद ये रखना है, हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी, लेकिन ये कहाँ से हुई थी? तो जो हाथी रिजर्व कुल कितने हैं, वो टोटल 33 हैं। सिंहभूम, ये जो स्थल है सिंहभूम, झारखंड, ये जगह कहाँ पड़ती है? झारखंड में पड़ती है, याद रखना। सिंहभूम झारखंड जिला है, जहां से सर्वप्रथम एक अभियान शुरू किया गया था, हाथी परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? एलिफेंट प्रोजेक्ट, याद रखना। एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में हुई, और ये कहाँ से हुई थी? तो आपको याद रखना है, झारखंड के सिंहभूम से। एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के लिए, वो ये है खेड़ा अभियान। ये हाथियों के लिए चलाया गया अभियान था, खेड़ा अभियान, और ये किस राष्ट्रीय उद्यान से चलाया गया था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है। खेड़ा अभियान जो शुरू हुआ था हाथियों के लिए, ये चला था हमारा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और ये कहाँ पर पड़ता है? तो कर्नाटक में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथियों को संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में दिया गया? तो नाम याद रखना, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो ये असम में है। ये उद्यान कहाँ पर है? तो ये असम में है, और इसमें पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, याद रखना, नेशनल पार्क, ये हमारा कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, ये हमारा पार्क असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है यहाँ पे। तो हमने दो तीन बातें क्या जानी। हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? तो आपको याद रखना, सिंहभूम झारखंड से शुरू हुई। खेड़ा अभियान हाथियों के लिए शुरू किया गया, किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना है, कर्नाटक में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम हाथियों को संरक्षित किया गया, ये बात आपको याद रखनी है, हाथियों को संरक्षित किया गया है। हाथियों को कहाँ संरक्षित किया गया है? हाथियों को संरक्षित किया गया है। तो संरक्षित कहाँ किया गया, आपको याद रखना है, ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में। एक और इम्पोर्टेंट, एलिफेंट स्टेट किसे कहा जाता है? एलिफेंट स्टेट, ये हमारा क्या है? तो याद रखिए, कर्नाटका है। क्या है? कर्नाटका है, कर्नाटक। इसमें अगर हाथियों की बात करें तो 6,300, मतलब 395 शायद, ऐसा कुछ है, इतने हाथी हैं। कहने का मीन्स क्या है, कर्नाटक हमारा क्या है? एलिफेंट स्टेट कहा जाता है, और कर्नाटक में हाथियों की सर्वाधिक संख्या है 6,6300, हाँ सॉरी 6364 है, 6364, याद रखना है। ठीक, अगर बात करें भारत में टोटल जो हैं हाथी, वो लगभग कितने हैं? तो 29,900, हाँ हाँ, 964 करीब, ये टोटल हाथी हैं। भारत में कितने हैं? तो 29, यानी लगभग 30,000 के आसपास भारत में क्या पाए जाते हैं? हाथियों की संख्या है, जो दुनिया का लगभग आप मानिए लगभग 55% से अधिक, 55% से अधिक हाथी भारत में पाए जाते हैं। जो एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट को एक और इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय एलिफेंट की अगर बात करें, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है बहुत अच्छा सा, आपको याद रखना है। हाथी रिजर्व कितने बनाए गए? हाथी रिजर्व कुल कितने हैं भारत में? तो ये याद रखना,
हाथी रिजर्व आपके हैं 33। कितने हैं? 33। हाथियों के लिए जो एक अस्पताल बनाया गया, हाथियों का अस्पताल, ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हाथियों का अस्पताल तो ये मथुरा में है। कहाँ पर है? तो याद रखना, अस्पताल हॉस्पिटल कहाँ है हाथियों के लिए, तो ये हमारा मथुरा में बना है। कहाँ बना है? मथुरा में। और हाथियों को एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हाथियों के लिए बनता है, हाथियों को विश्व विरासत पशु घोषित किया गया। हाथियों को विश्व विरासत पशु कब घोषित किया गया? मतलब हाथियों को पशु विरासत पशु घोषित किया गया ना, विश्व विरासत पशु, तो ये 2010 में। कब? 2010 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2010 में। हाथियों को विश्व विरासत पशु कब घोषित किया गया? तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यूपी टेट पर्यावरण के लिए क्वेश्चन बन सकता है। 2010 में इनको घोषित किया गया। लगभग 30,000 के आसपास क्या पाए जाते हैं भारत में हाथी, और ये 55% से ज्यादा दुनिया के हाथी भारत में पाए जाते हैं। हाथियों को संरक्षण कहाँ दिया गया? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान असम में। और खेड़ा अभियान किसके लिए जाना जाता है? तो हाथियों के लिए जाना जाता है, जो कहाँ से शुरू किया गया था? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका से। और हाथी परियोजना कहाँ से शुरू हुई थी? तो सिंहभूम झारखंड से। कुल टोटल टाइगर रिजर्व, हाथी नहीं एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो 33 हैं। कितने हैं? 33 हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी डेट याद रखिए, लगे या तो। ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, हाथी दिवस मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आज डिस्कस किए, आपको बायोस्फीयर डिस्कस किया। तो एक बार चाहो तो देख लेते हैं। हमने बायोस्फीयर रिजर्व में बताया कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, कुल टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं। और ये 3 जोन में बटा होता है। पहला जोन क्या है? ट्रांसिजन जोन, दूसरा बफर जोन, तीसरा कोर जोन। उसमें ट्रांसिजन जोन में आप झोपड़ी बना सकते हैं, लोग जानवर चरा सकते हैं, और वुडिंग मतलब लकड़ी काट सकते हैं। पब्लिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। बफर जोन में लिमिटेड लोगों को परमिशन होती है, आपको हमने बता रखा है। और यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर, फॉरेस्ट ऑफिसर्स जा सकते हैं। कोर जोन में किसी को अलाउ नहीं होता है, नो ह्यूमन एक्टिविटी पाई जाती है। कोर जोन हमारा सबसे सेफ एरिया होता है जानवरों के लिए मोस्टली। तो आप ये बात समझोगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की। तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, बाघ दिवस। और ये हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट संरक्षण के लिए सबसे पहले कहाँ? कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी। और हमने ये भी बताया, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और इसको अब किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। ये भी हमने सोचा था, भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 58 है। और टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो एमपी को कहा जाता है। और टाइगर मैन कैलाश सांखला को कहा जाता है। और वो कौन सा राज्य भारत का है जिसने टास्क फोर्स गठित की टाइगर के लिए? तो कर्नाटक राज्य ने। विश्व का 70% टाइगर भारत में पाया जाता है। आइए, इसमें हमने ये समझा था कि 55वां टाइगर रिजर्व हमारा कौन सा है? तो ये हमारा धूलपुर चंदौली वाला पहला टाइगर रिजर्व है। 56वां हमारा कौन है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये 56वां है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व आपका रातापानी टाइगर रिजर्व, ये हमारा कहाँ है? तो ये एमपी में है। और 98वां टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो माधवगढ़ रिजर्व, ये हमारा एमपी में है। तो इस तरह से आज अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने कराए। हाथी की परियोजना की बात की, 1992 में शुरू हुई थी। एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। खेड़ा अभियान किससे? हाथियों से रिलेटेड। कहाँ से शुरू किया गया था? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों को संरक्षित किया गया है। ठीक। और अगर बात करें एलिफेंट स्टेट किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। ठीक। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में भी हाथी पाए जाते हैं, केरला में भी हाथी पाए जाते हैं। टोटल हाथियों की संख्या भारत में लगभग 30,000 के आसपास है। और हाथियों को विश्व विरासत पशु घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो 2010 में। कब घोषित किया गया? 2010 में। और हाथियों के लिए हॉस्पिटल बनाया गया, कहाँ? मथुरा में। हाथी रिजर्व कुल कितने हैं? 33 हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे आपसे डिस्कस किए। आज की क्लास जो थी आपके लिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और तब तक लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।